नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार से जनसुराज ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। ये बड़ी खबर है। जनसुराज ने 51 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कैंडिडेट्स का ऐलान किया। वाल्मीकि नगर से दीर्घ नारायण को टिकट दिया गया है। वहीं लोरिया से सुनील कुमार को टिकट दिया गया है। पहली सूची जारी की गई है। गोपालगंज से प्रीति किन्नर को टिकट दिया गया और कुम्हरार से केसी सिन्हा को टिकट दिया गया है और सुरसंड से उषा किरण को उम्मीदवार बनाया गया है और निर्मली से राम प्रवेश यादव को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जनसुराज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। ये बड़ी खबर है। 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जनसुराज पार्टी के द्वारा जारी की गई है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर जो है लगातार चुनावी मैदान में दम भरते नजर आ रहे हैं और बदलाव की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो है जनसुराज पार्टी के द्वारा पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 51 उम्मीदवारों की लिस्ट ये जनसुराज पार्टी के द्वारा जारी की गई है। तो बड़ी खबर है ये। जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। वाल्मीकि नगर से दीर्घ नारायण को टिकट दिया गया है। लोरिया से सुनील कुमार को टिकट दिया गया है। वहीं जनसुराज ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और दूसरी ओर जहां महागठबंधन और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता नजर नहीं आ रहा और उम्मीदवारों के नाम सामने आते नजर नहीं आ रहे, तो दूसरी ओर जनसुराज पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गोपालगंज से प्रीति किन्नर को टिकट जो है वो दिया गया और कुम्हरार से केसी सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। सुरसंड से उषा किरण को उम्मीदवार बनाया गया। गोपालगंज से प्रीति किन्नर को टिकट दिया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। रितेश, जिस तरीके से जनसुराज पार्टी को लेकर बात करें, 51 उम्मीदवारों का ऐलान जनसुराज पार्टी ने कर दिया और ये क्लियर कर दिया कि जनसुराज पार्टी का जो विजन है वो क्लियर है। जहां एक और अगर हम बात करें सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर, महागठबंधन और एनडीए को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कि जनसुराज के लिए सारी चीजें इसलिए आसान है कि एक तो नई पार्टी है, उस तरह से कोई कद्दावर उनके पास उम्मीदवार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनका किसी के साथ अलायंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पेच तो नहीं फंसेगा। लेकिन 51 जो कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है और देखिए कि उदय सिंह ने ये सारे लिस्ट जो हैं वो जारी कर दिया है और जो जो हमने बताया था वही सारी चीजें लगभग डन है। तो अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा है कि पार्ट वाइज सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और ये इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। नई पार्टी है, नए उम्मीदवार हैं, पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं और कोई अलायंस नहीं है जनसुराज का किसी के साथ, तो भाई पेच फंसेगा कहाँ। सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ चाहे महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए अलायंस हो, वहां पर पेच जो है वो फंसता ही जा रहा है और यही कारण है कि एक दूसरे पर लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करने वाली जो महागठबंधन है और एनडीए है, दोनों अभी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि दोनों के यहाँ जो है पेच फंसा हुआ है टिकट बंटवारे को लेकर। एनडीए में देखिए कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने पेच फंसा दिया है। उधर महागठबंधन में देख लीजिए तो लेफ्ट पार्टियों और मुकेश सहनी ने पेच फंसाया हुआ है और इस पेच से निकलना दोनों ही धड़ों के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है कि दोनों जो घटक दल हैं, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे इधर वो एनडीए हो, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस चीज को सुलझाने की कोशिश चल रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में सारी चीजें जो हैं वो डन हो जाएं क्योंकि अब सीट शेयरिंग के बाद कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की बात है और ये भी बहुत बड़ा मुश्किल होता है, टेढ़ी खीर साबित होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्योंकि अगर सिटिंग एमएलए का टिकट कटा तो फिर वो विरोध में आएगा, तो ये सारी चीज़ें भी पॉलिटिकल पार्टीज को झेलनी है। इसीलिए सबसे पहले कोशिश यही है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो, उसके बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी फिर नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन की अपनी प्रक्रिया होती है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी वहाँ पर
पर माइन्यूटली वहां पर फॉर्म भरना होता है, और थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो आपकी उम्मीदवारी को रद्द करा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अगले कल तक सारी चीजें, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए अलायंस हो, दोनों जगह ये सारी चीजें जो सीट शेयरिंग को लेकर जो परेशानी और जो पेच फंसा हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। जी रितेश, दूसरी ओर अगर प्रशांत किशोर को लेकर बात करें, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर शायद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बैक सीट पर बैठकर जो है पूरा ये गेम प्लान, मास्टर प्लान बनाते नजर आएंगे। लेकिन अब रितेश ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्या हलचल रितेश इसको लेकर, और अगर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो कौन सी वो सीट होगी? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि प्रशांत किशोर, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। जी कई बार प्रशांत किशोर ने, और मेरे ही जब इंडिया न्यूज ने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि ऐसा नहीं है कि वो बैकडोर से तमाशा देखते रहेंगे, वो भी दो दो हाथ कर सकते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री के गृह जिले से चुनाव लड़ सकते हैं। कई बार बात निकलकर सामने आई कि तेजस्वी यादव को वो राघोपुर में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई हाई प्रोफाइल सीट से ही प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, ताकि लाइमलाइट में रहें और एक मैसेज जाए कि प्रशांत किशोर मजबूती से चुनावी अखाड़े में कूद रहे हैं। क्योंकि देखिए कई बार ये होता है, राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप करते हैं कि भाई आप इतने बड़े नेता बन रहे हैं, नेताओं को बना रहे हैं, नेताओं की फैक्ट्री कहे जाते हैं, आपने बड़ी बड़ी पार्टियों को संचालित किया और आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं। तो प्रशांत किशोर इसे बखूबी जानते हैं कि इसको लेकर सवाल उठेंगे, और यही कारण है कि वो ऐसी ही किसी सीट से चुनाव ये माना लड़ जाए कि सकते हैं प्रशांत किशोर ने पूरी तैयारी जो है वो चुनाव को लेकर कर रखी है। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि कौन सी वो सीट होती है जिससे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। बड़ी खबर है, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान लगातार देखने को मिल रही है। चिराग पासवान से लगातार बातचीत जारी है। फिर चिराग के आवास पहुंचे नित्यानंद राय। चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात, उसको लेकर ये अपडेट है। चिराग पासवान 40 सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान के द्वारा 40 सीटों की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। चिराग पासवान जहां एक 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर अगर हमको लेकर बात करें, जीतन राम मांझी को लेकर बात करें, वो भी 15 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं और बीजेपी जो है 12 सीटें ऑफर करती नजर आ रही है। इस बीच ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मुलाकात के लिए जो है कुछ घंटे पहले भी नित्यानंद राय जो है वो गए थे चिराग पासवान के यहाँ, लेकिन चिराग पासवान से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। यानी कि कह सकते हैं कि नाराजगी जो है वो साफ तौर पर झलकती हुई नजर आ रही है। बिना चिराग पासवान से मुलाकात किए जो है नित्यानंद राय लौट आए, यानी कि चिराग पासवान से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। बिना मुलाकात के लौट आए, बिना चर्चा के लौट आए और चिराग पासवान 40 सीटों की मांग पर अड़े हैं। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान के द्वारा 40 सीटों की मांग बिहार विधानसभा चुनाव में की जा रही है। तो चिराग पासवान जो हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें 40 सीटें दी जाएं, 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। उनकी पार्टी जो है 40 सीटों पर कैंडिडेट उतारेगी। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो चिराग पासवान जो है वो फिलहाल 40 सीटों की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। 40 सीटों की मांग चिराग पासवान के द्वारा की जा रही है। तो फिलहाल नाराजगी जो है वो चिराग पासवान की साफ तौर पर देखने को मिल रही है और चिराग पासवान जिस तरीके से 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी चीज़ को लेकर उनकी नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चिराग पासवान को मनाने में जुटी हुई है। इस बीच हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आनंद, इस नाराजगी को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है? किस तरीके से चिराग जो है नाराज नजर आ रहे हैं? अपडेट ये भी निकलकर सामने आई, नित्यानंद राय मुलाकात करने के लिए गए लेकिन चिराग पासवान मिले नहीं। जी अभिषेक, देखिए जहां अगर हम बात करें सीट शेयरिंग फार्मूले की एनडीए में, तो काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो चुका है एनडीए कैंप में। वो ऐसा इसलिए क्योंकि चिराग पासवान जो हैं वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं एनडीए
खास तौर पे बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के ऊपर कि किस तरीके से उनकी पार्टी को कम से कम 40 से 40 सीटें तो चाहिए ही चाहिए इस चुनाव में। और जैसा कि आज हमने देखा, जब सुबह में नित्यानंद राय आए थे चिराग पासवान के घर पे, हम अभी ठीक चिराग के घर के बाहर ही हैं और ये वही 23 नॉर्थ एवेन्यू का बंगला है जो चिराग पासवान का है। और चिराग पासवान से जब मिलने के लिए नित्यानंद राय आए थे सुबह में, तो चिराग पासवान उस वक्त अपने मंत्रालय के लिए निकल चुके थे, मगर फिर वो 45 मिनट रुकते हैं उनके घर पे और फिर उसके बाद वो यहाँ से उनकी माँ से मुलाकात करने के बाद निकलते हैं। फिर नित्यानंद राय अब से कुछ ही देर पहले, अगर हम कह सके तो मोटा मोटी 10 मिनट पहले वो यहाँ पर उनके आवास पहुँचे थे, मगर चिराग पासवान उस वक्त भी अपने आवास पे मौजूद नहीं थे। हालांकि नित्यानंद राय के आने के ठीक 5 मिनट के भीतर ही चिराग पासवान भी अपने आवास पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक नाराज़गी है, चिराग पासवान ने अपने एक्शंस के तौर पे उसको ज़रूर दिखाया है, क्योंकि जिस तरीके से नित्यानंद आए इनके घर पे, तो सुबह चिराग पासवान उससे पहले ही निकल चुके होते हैं अपने मंत्रालय जाने के लिए, और फिर जब दोबारा नित्यानंद राय आए थे तो उस वक्त भी चिराग पासवान मौजूद नहीं थे। ऐसा ही हमने पिछले 2 दिन पहले भी देखा कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं विनोद तावड़े, वो भी आए थे चिराग पासवान से मिलने के लिए उनके घर पे, और फिर कही जा रही थी कि बात कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है वो दूर कर दी गई है। हालांकि जब नित्यानंद राय आज दोपहर में पहली बार जब आकर वो यहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया था कि किसी तरह की नाराज़गी नहीं है, मगर जो चिराग पासवान का जो एक एक्शन है, जो प्रेशर टैक्टिक वो अपना रहे हैं बिहार में अपनी पार्टी के लिए सीटों को लेकर कि हमें कम से कम 40 सीटें चाहिए, वहीं जो सूत्र बता रहे हैं बीजेपी और एनडीए में कि एनडीए चाहती है कि 25 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े, और ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मंजूर नहीं, और इसी वजह से जो चिराग पासवान की जो चुप्पी है, और वो चुप्पी कहीं ना कहीं साफ देखने को दिखा रही है कि किस तरह से वो प्रेशर बीजेपी किस तरीके से चिराग पासवान को मनाती है और किस तरीके से चिराग पासवान मानते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज शाम अमित शाह के घर पर बीजेपी की बैठक होनी है। चिराग पासवान से अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं, बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान से गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर सकते हैं, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। नित्यानंद राय जो है मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं चिराग पासवान से, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चिराग पासवान से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह चिराग पासवान को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, ये बड़ी खबर है। इस बीच सीनियर एडिटर संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। संजय जी, जिस तरीके से अगर बात इस मुलाकात को लेकर करें तो चिराग पासवान की नाराजगी को लेकर लगातार खबरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय जो है उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। तो क्या डैमेज कंट्रोल जो है वो अब अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है, गृह मंत्री ने अपने हाथ में ले लिया है? देखिए, 2 अलग अलग मुद्दे हैं जी। नित्यानंद राय पहले भी आज सुबह जब मिलने गए तब चिराग पासवान ने उनसे मिलने से मना कर दिया। वो अपने दफ्तर जाकर के बैठ गए, मंत्रालय चले गए, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में जाकर के बैठ गए। चिराग पासवान की मां से मुलाकात हुई नित्यानंद राय की। अभी दूसरी बार फिर से एक बार नित्यानंद राय फिर से गए, चिराग पासवान के घर गए हैं, उनको समझाने के लिए गए। लेकिन नित्यानंद राय जो गए हैं वो गए हैं सीटों की अदला बदली। चिराग पासवान की जो सीटों की जो सूची है, जिन जगहों से चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी जो कैंडिडेटों को लड़ाना चाहते हैं, उनकी जगह बीजेपी उनको दूसरे स्थान बताना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि सीटों की अदला बदली कर ले, ताकि इससे एनडीए को जो जाति समीकरण है, कास्ट इक्वेशन का फायदा मिलेगा। तो ये नित्यानंद राय का रोल है। अब आता है अमित शाह का रोल। तो अमित शाह के रोल के लिए पहले धर्मेंद्र प्रधान ने बात की चिराग पासवान से, उसके बाद में जेपी नड्डा ने उनसे बात की है। वो हो रही है बातें सीट शेयरिंग पर, नंबर ऑफ सीट्स पर। तो नंबर ऑफ सीट्स पर चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि उनको 40 सीटें चाहिए। एनडीए की तरफ से साफ कहा गया कि उनको 25 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। लेकिन ज़्यादा बार्गेनिंग को देखते हुए हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से उनको 1-2 सीटें और बढ़ा करके दी जा, तो 25 से लेकर के 30 के बीच में कहीं चिराग पासवान का फैसला हो जाएगा। और उसके बाद में फिर ये जो घोषणा होगी, उसके बाद में फिर अमित शाह से आज उनकी बैठक हो सकती है। अमित शाह से उनकी चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। आज शाम को ये बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी के नेताओं की एक बैठक होने वाली है, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे, नित्यानंद राय भी उसमें शामिल हो सकते हैं, और हो सकता है उसमें चिराग पासवान को भी बुलाया जाए। तो ये आज का डेवलपमेंट है।
अभी चिराग पासवान से हो सकता है कि एक बार धर्मेंद्र प्रधान की एक मुलाकात और हो, वो होगी नंबर ऑफ सीट्स पर। नित्यानंद राय की जो मुलाकात हो रही है वो सीटों की अदला बदली पे हो रही है। तो दोनों की ये जो दोनों मुलाकातें हैं, इनके दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक का सीटों के अदला बदली पर है, दूसरे का है सीट नंबर ऑफ सीट्स पर। जी संजय जी, जिस तरीके से अगर बात इस पूरे मुलाकात को लेकर करें, क्या यहाँ पर जिस तरीके से जो डैमेज कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है, जो नाराजगी है चिराग पासवान की, नाराजगी दूर हो सकती है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि जो बीच का रास्ता है वो गृह मंत्री अमित शाह बखूबी निकालना जानते हैं। देखिए, इसको आप कह सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स, क्योंकि सभी जानते हैं जो जितनी ज्यादा बार्गेनिंग करेगा, जितनी हार्ड बार्गेनिंग करेगा, उतनी ज्यादा सीटें उसको मिलेगी। तो चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये सभी की सभी हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये धमकियां दे रहे हैं कि पीके के साथ चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन चिराग पासवान की ताकत पिछले चुनाव में साफ नजर आ गई थी। पिछले सीटों में उन्होंने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था, 0 मिला था। एक विधायक चुन करके आया था, वो भी इनके हाथ से निकल गया था। तो इनके पास ताकत नहीं है। ये भी जानते हैं कि एनडीए से बाहर जाकर के इनकी खुद की क्या ताकत रहेगी। केंद्र में मंत्री पद भी नहीं मिलेगा फिर बाद में। तो वो सब, ये आप कह सकते हैं कि दबाव बनाने की राजनीति है, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हो। तो अब चिराग पासवान को लगभग 25 हो सकता है, उसमें प्लस माइनस 1-2 बढ़ जाए या कम हो जाए, इसके आसपास सीटें उनको मिल सकती है। और इस पर चिराग पासवान की तरफ के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि चिराग पासवान लगभग मान चुके हैं। जी बिल्कुल संजय जी, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कितनी सीटें जो है बीजेपी के द्वारा चिराग पासवान की पार्टी को दी जाती हैं, कितनी सीटें जो है लेकर चिराग पासवान संतुष्ट नजर आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अब बात करेंगे कानपुर धमाके को।